साइंस पॉइंट में आपका पुनः स्वागत है। कल अपन डिहाइड्रेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। और डिहाइड्रेशन में आपने पढ़ा था सेहज़ब का नियम। सेहज़ब का नियम क्या कहता है? सेहज़ब का नियम ये कहता है कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन परमाणु पर जिन्हें एल्किल समूह अधिक जुड़े हुए होते हैं वह एल्किन अधिक मात्रा में बनेगी, मुख्य उत्पाद होगी, ठीक है। ये बात समझ में आएगी नहीं? जैसे मान लीजिएगा ये कल अपने एग्जाम्पल दिया था CH3 CH2 और CH और ये OH और CH3, ठीक है ना। और इसे एल्किन जो बनेगी मुख्य उत्पाद होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। ये क्योंकि इन पर दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इस पर मैथिल और इसी पर मैथिल, और इसके साथ में बॉन्ड जो उत्पाद बनेगी वह बनेगी 1 ब्यूटेन, ठीक है। CH2 और CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। सेहज़ब का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि मान लीजिए ये कोई एल्कीन है, कार्बन और कार्बन की डबल बॉन्ड, उस पर 4 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये मुख्य उत्पाद होगा, अधिक मात्रा में पड़ेगी। और मान लीजिए कोई डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बाद में 3 अगर एल्किल ग्रुप मान लीजिए जुड़े हुए हैं तो 3 वाले अधिक मात्रा में बनेगी, मुख्य उत्पाद होगी, ठीक है ना। और मान लीजिएगा आपके 2 जुड़े हुए हैं तो आपका सीस जो होगा ना, सॉरी ट्रांस जो होगी वो अधिक मात्रा में बढ़ेगी क्योंकि उसमें प्रतिकर्षण कम होगा। और उसके बाद में क्या होगा? C डबल बॉन्ड C और ये C R फिर सीस, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगी? उसके बाद में आपका होगा एक एल्किल ग्रुप का कोई भी है, और उसके बाद में कोई ग्रुप नहीं है, वो मुख्य उत्पाद होगा, सॉरी उत्पाद होगा। ये आपका सेहज़ब का नियम है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है सेहज़ब का नियम। अब एक अपना इसका थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं। अभी अपन ने पढ़ा नहीं है कि कार्बोकैटायन क्या होता है। अपन पढ़ेंगे शुरुआत से, तब देखेंगे कार्बोकैटायन का स्थायित्व किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कौन से कार्बोकैटायन का स्थायित्व सबसे अधिक होगा, ठीक है ना। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि कोई भी आयन होता है उस पर जितना आवेश कम उतना ही उसका स्थायित्व अधिक। मान लीजिएगा आपका ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन पर क्या हो, आपका पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। ये कार्बोकैटायन है। एक आपका कार्बोकैटायन ये है CH3+, तो इसका स्थायित्व अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। और फिजिक्स का एक नियम कहता है कि कोई भी आपका आयन है जो उस पर आवेश जितना कम हो नहीं उसका स्थायित्व अधिक, ठीक है। ये क्या करेगा? आपका एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है, तो इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। अब अपन लोग इसको इस तरीके से देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यूं बोलूं CH3 और C और ये CH3 और आपका ये CH3, ठीक है ना। अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं CH2 और ये OH और आपको पूछूं कि कंसंट्रेट H2SO4 से इसकी रिएक्शन कराई जाए तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो एल्कोहलों के निर्जलीकरण की प्रति क्रियाशीलता का जो कर्व होता है वो 3 डिग्री होता है, सबसे अधिक क्रियाशील होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर ये आपका CH3OH, ठीक है ना, ये वाला। और एसिड का जो प्रबलता का कर्व होता है ये होता है, ये दोनों ही ध्यान करना है। और HCl और HF वैसे होना तो चाहिए, ये सबसे प्रबल एसिड होना चाहिए, लेकिन ये सबसे दुर्बल होता है। क्यों होता है? इसके कारण अपना आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखना इसमें क्या होगा। अब इसमें समस्या ये है कि इसका मैकेनिज्म पहले मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले CH3 और CH2 मान लीजिए ये अल्कोहल ले लिया मैंने, ये है तो मैकेनिज्म पर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपका लुईस बेस है, ठीक है, और ये एसिड है, एसिड प्रोटॉन, ठीक है, देगा तो इसको ये प्रोटॉन ग्रहण करेगा, कौन? ये आपका एल्कोहल, और बना देगा CH3 CH2 और ये O और H और ये, इसको प्रोटोनेटेड एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्यों? क्योंकि इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया है, ठीक है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बोलते हैं। और यहां से अब देखना है इसमें दूसरा पक्ष में क्या होगा, ये आपका O है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता फ्लोरीन के बाद में दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे है नाइट्रोजन की। तो ये कभी सहन नहीं करेगा कि उसके ऊपर ऑक्सीजन पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, इसके इलेक्ट्रॉन का लॉस हो।
इसलिए ये भी धक्का मारेगा, एथिल ग्रुप प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा, और ये ऑक्सीजन क्या करेगी, अपनी ओर खींचेगी इसको, इलेक्ट्रॉन को, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, टूट के ये स्टेप नंबर 2, ठीक है ना, टूट के और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपका बनेगा CH3 और CH2 पॉजिटिव चार्ज। यहां से आपको ये प्रोटॉन आपने जोड़ा तो उस प्रोटॉन को निकाल दो, और क्या है, तो आगे बढ़ जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक तो ये संभावना हो गई। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन वापस किस पर अटैक करे, C2H5OH पर, तो क्या बन जाएगा C2H5 और ये O और ये C2H5 और यहाँ प्रोटॉन जुड़ जाएगा और ये आपका प्लस आ जाएगा इस पर। अब प्रोटॉन को इसको रिलीज कर देंगे H प्लस, क्योंकि प्रोटॉन हमें जुड़ा है तो आपका बन जाएगा डाई एथिल ईथर। ये 3 स्टेप में हो गया काम। ठीक है, इसको इस प्रकार से ये देखेंगे, ये इसका मैकेनिज्म है। अब इसको देखना, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि प्रोटॉन क्या करेगा, ये एसिड देगा, प्रोटॉन एसिड देगा तो क्या करेगा, इसको गण करेगा, गण करके ये यहाँ पे जुड़ जाएगा H प्लस, ये O प्लस हो जाएगा ना, प्लस होते ही वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, -H2 हो जाएगा, -H2 हो जाएगा तो ये बनेगा कार्बोकैटायन CH3 और CH3 और CH2। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। कौन सा डिग्री 1 कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्यों है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बोकैटायन का स्थायित्व का क्रम होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है, फिर CH3 प्लस जो भी है, तो ये 1 डिग्री है, इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, पुनर्विन्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा पुनर्विन्यास होकर के, CH3 और CH3 और ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये CH2 और CH3 यहाँ चला जाएगा। समझ गए एक बात नहीं है, नहीं, रीअरेंजमेंट 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज, वो क्या कहते हैं, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ठीक है, अब इसमें ऐसे क्या हो जाएगा, आपके ये आपका जो एल्कीन बनेगी वो बनेगी CH3, प्रोटॉन निकल जाएगा एक CH3C और ये डबल बॉन्ड और CH3, ये 2 डिग्री क्या करें, इस पर एक 2 मैथिल ग्रुप है, इस पर एक 3 मैथिल ग्रुप है, सेल्सियस नियम के अनुसार ये अधिक मात्रा में बढ़ेगी। ठीक है ना, अगर मान लीजिएगा इसका ये करें, ये भी बढ़ेगी, ये माइनर उत्पाद होगा, इसके साथ मुख्य उत्पाद ये होगा और माइनर उत्पाद कौन सा होगा, आपके CH2 और डबल बॉन्ड C और ये CH3 और ये आपका CH2 और ये आपका CH3। बात आई समझ में नहीं? ठीक है, तो ये मोर स्टेबल देन दिस। ठीक है, अब देखना आगे, तो कार्बोकैटायन जो बनता है उसके स्थायित्व पर निर्भर करता है कि मुख्य उत्पाद कौन बनेगा और कौन उत्पाद कौन बनेगा। ठीक है नहीं, ठीक है, अब आगे देखना इसको इसी प्रकार से। मान लीजिएगा मैं एल्कोहल है, ये ROH है, इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दूं तो NH3 के साथ में क्या बनेगा, ड्राई ZnCl2 की उपस्थिति में, ड्राई ZnCl2 उपस्थिति में इसको गर्म कर दूं तो ड्राई ZnCl2 का क्या काम है, वाटर निकालना, H2 तो वाटर निकाल देगा, H प्लस यहाँ का और OH यहाँ का, क्या बन जाएगा भाई, ये RnH2। क्या होता है RnH2? RnH2 क्या है, प्राथमिक एमीन। ठीक है, अब इसमें प्राथमिक एमीन भी बढ़ सकता है, द्वितीयक एमीन भी बढ़ सकता है, तृतीयक एमीन भी बढ़ सकता है, एक मिक्सर प्राप्त होगा। ठीक है ना, क्यों, H यहाँ है और वापस ROH इसे रिएक्शन कर जाए। अगर अधिक मात्रा में है, ये आपका कम है और ये अधिक है मान लीजिएगा, तब तो यहीं तक रुकेगा मामला, फिर भी थोड़े दूसरे कंपाउंड भी आपके बनेंगे। ठीक है ना, समझ गया एक बात को नहीं? ठीक है, मान लीजिएगा तो इनकी मात्रा पर डिपेंड करेगा, अधिक मात्रा में ये है तो कौन सा मुख्य उत्पाद बनेगा, प्राथमिक अमीन बनेगा या द्वितीयक अमीन बनेगा, तृतीयक अमीन। इस रिएक्शन तीनों का मिक्सर अपने को प्राप्त होगा। अब मान लीजिएगा एल्कोहल ले लूं और एल्कोहल में मान लीजिए HI मैंने लिया ना, तो इसके लिए कम ताप की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके HI की क्रियाशीलता अधिक है। ठीक है, फिर SBr फिर HCl। ठीक है ना, तो इसमें क्या बन जाएगा, RI प्लस ऑफ वाटर बन जाएगा। तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है, जो भी निर्जली कारक जो भी होते हैं ना, निर्जली कारक क्या काम होता है, वाटर को निकालना। ठीक है ना, ये जो भी कंपाउंड कहाँ दिखेंगे तो H2 निकाल देंगे, प्रोडक्ट U का U बना देंगे। ठीक है ना,
जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में एक तो क्वेश्चन आएगा कि एथिल अल्कोहल से आप निम्नलिखित कैसे प्राप्त करोगे। मान लीजिए पूछे ये एथिल अल्कोहल से आप निम्नलिखित कैसे प्राप्त करोगे, डाई एथिल ईथर, तो इसकी कंसंट्रेट H2SO4 से विक्रिया करें, क्यों 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और फटाक से ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अल्कोहल से आप निम्नलिखित कैसे प्राप्त करोगे, यूं पूछेगा एग्जाम में, तो पूछेंगे डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करोगे, तो आप फटाक से क्या करोगे, कंसंट्रेट H2SO4 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ये आपका क्या होगा डाई एथिल ईथर, सॉरी 140 पर। और पूछेंगे आपको एथिलीन कैसे प्राप्त करोगे, एथिलीन आपको 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सांद्र H2SO4 से गुणा कर देंगे, सॉरी इसे रिएक्शन करवा देंगे, ये प्राप्त हो गया। डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करोगे, तो आपको 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान डाई मतलब कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करा देंगे। ठीक है ना। और इसके साथ मान लीजिए पूछे कि आप प्राथमिक एथिल एमीन कैसे प्राप्त करोगे, तो क्या करेंगे, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा देंगे। और पूछे एथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे, तो मान लो HCl के साथ में ट्राई ZnCl2 के साथ में रिएक्शन करा देंगे। इस तरीके का क्वेश्चन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछे इस तरीके का, मान लीजिए ये आपको दे दिया, और एग्जाम में ये मैं बहुत सिंपल देता हूँ, इस तरीके के बहुत आते हैं क्वेश्चन आपके। ये रिएक्शन हो गया और 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कंपाउंड बना ए की रिएक्शन करे क्लोरीन से कंपाउंड बना बी की बनाई पोटेशियम साइनाइड से एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, और कंपाउंड बना डी का कराया पूर्ण जलक बटन। ठीक है, पूर्ण जलक बटन कराया और कंपाउंड बना कौन सा ई की रिएक्शन कराई सोडा लाइम से। ठीक है, प्लस ये कंपाउंड बना एफ। और एग्जाम में पूछेगा ABCDEF को पहचानिएगा, और उसमें ये भी हो सकता है, मान लीजिएगा ये कंसंट्रेट H2SO4 और ले लो और इसका रिएक्शन करा दीजिए, मान लीजिएगा ये 140 पर, तो क्या बना EFG बन गया। ठीक है, और G की रिएक्शन कराई PCl5 से। ठीक है ना, GH बन गया, और S के रिएक्शन कराई एल्कोहलिक AOH के साथ में। ठीक है ना, तो आपको वापस A प्राप्त हो जाएगा। तो ABCDEF को पहचानिएगा। ये तभी कर पाएंगे जबकि बहुत अच्छी तरह से सारी रिएक्शन समझी होगी, तो ये बहुत सिंपल सा काम है। ठीक है, ये हो गया मुख्य काम हो गया। नजदीकरण का काम पूरा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफी हद तक अपन लोगों ने कर लिया। ठीक है ना, और अधिक हाई लेवल की रिएक्शन है जो एग्जाम में बड़े कम्पिटिशन में आती है, उसको अपन आगे देखेंगे। ठीक है, कल अपन दूसरी रिएक्शन भी हाइड्रो हैलोजनीकरण और भी हाइड्रोजनीकरण वी हेलोजनीकरण, इस तरीके की रिएक्शन 3 है, कल अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।